दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए शिक्षण अभिरुचि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हैं इनके माध्यम से मैं आपके 150 में से 130 प्लस अंक लाने की गारंटी देता हूं। और दोस्तों, पूरे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। याद हो या ना हो, पर आपको ध्यान से समझना ज़रूर है। अगर दोस्तों प्रश्नों को आपने ध्यान से समझ लिया तो आपके 150 में से 130 अंक पक्के हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि सबसे सही उत्तर अगर आप दोगे तो आपको मिलेंगे 3 अंक। अगर थोड़ा गलत दोगे तो आपको मिलेंगे 2 अंक। अगर और भी गलत दोगे तो आपको मिलेगा 1 अंक। और बिल्कुल ही गलत आंसर दोगे तो आपको मिलेगा 0 अंक। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को टच करो आपको अंक तो मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हमें कोई भी नेगेटिव बात यहाँ पे नहीं रखनी है। नेगेटिव बात यहाँ पे नहीं रखनी है। अब यहाँ पे प्रश्न है, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का बहिर्मुखी विद्यार्थी, कक्षा का सबसे शक्तिशाली विद्यार्थी, कक्षा का प्यारा विद्यार्थी या कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कक्षा का सबसे लोकप्रिय विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को करना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको करना चाहिए अधिक मात्रा में धन कमाना, छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, छात्रों के हित में कार्य करना या छात्रों की देखभाल करना। अगर दोस्तों यहाँ पे आप कहोगे कि अधिक मात्रा में धन कमाना, ये ऑप्शन आपने दे दिया दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 अंक। तो मैंने आपसे अभी कहा था कि आपको नेगेटिव बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखनी है। यहाँ पे आपको सही सही जवाब देना है। जैसे यहाँ पे छात्रों के शैक्षिक उत्थान के लिए प्रयास करना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सफल शिक्षक वही है जो अच्छे अंक देता है, नियमित गृह कार्य देखता है, कठोर अनुशासन रखता है या छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे करोगे कि अच्छे अंक देता है तो यहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेगा। नियमित गृह कार्य देखता है तो यहाँ पे आपको 1 अंक मिलेगा। कठोर अनुशासन रखता है तो यहाँ पे आपको 2 अंक मिलेंगे। और ये करोगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे। तो सही ऑप्शन है छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप क्या करोगे एक शिक्षक होने के नाते। और दोस्तों, आपको एक शिक्षक की भांति यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है, अपने आप को शिक्षक मानते हुए। अब यहाँ पे बात करता हूँ, नेगेटिव बात आपको नहीं रखनी है। तो कैसे नहीं रखनी है, उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे। आप एक अध्यापक है तो आप डायरेक्ट घर वालों से शिकायत नहीं कर सकते, उसके कारणों का पता लगाएंगे। ये सही है, सबसे पहले उसके कारणों का पता लगाएंगे, न कि छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे। छात्र के दंडित करेंगे। अगर दोस्तों आपने दंडित कर दिया तो ये नेगेटिव बात है, यानी कि दंड तो आपको बिल्कुल देना ही नहीं है। दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है। अगर ये कर दिया तो आपको 0 नंबर मिलेगा और कोई भी आपका अंक यहाँ पे जोड़ नहीं सकता। अगर उसका कारणों का पता लगाएंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे। घर वालों से शिकायत करेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। विद्यालय से भगा दोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले उसके कारणों का पता लगाना है। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आता है और यहाँ पे आता है कि उसके प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे, तो वो भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है भाषा कौशल का विकास करना, सामाजिक नागरिकता का विकास, दंड देना या व्यक्तित्व का विकास करना। तो दोस्तों, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक नागरिकता का विकास करना, समाज में एक अच्छा नागरिक तैयार करना। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है अच्छी शिक्षा सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर,
छात्रों के हित में ज्ञान देकर, उनको धन देकर। धन तो यहाँ पे दोस्तों गलत है, यहाँ पे आपको 0 ऑप्शन आंसर मिलेगा, 0 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, ये भी 1 नंबर आपको दे देगा। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर 2 नंबर। सामाजिक दायित्व का बोध करवाकर, यहाँ पे 3 अंक आपको मिल जाएंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अक्सर क्रोध आता है तब लोग क्या करते हैं? मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो वो क्या करता है? किसी निर्दोष को दोष देता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा से। छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर आप क्या करोगे? अगर विद्यार्थियों को पाठ समझ में नहीं आया है तो आप क्या करोगे? दोबारा समझाओगे, अगला पाठ शुरू कर दोगे, प्रधान अध्यापक से बात करोगे या प्रश्न पूछोगे? दोस्तों यहाँ पे ये सभी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे सही ऑप्शन है पाठ को दोबारा समझाओगे ताकि उनके समझ में आ सके। कक्षा में शिक्षक के मूल जिम्मेदारी है, कक्षा में जो शिक्षक है उसकी मूल जिम्मेदारी है कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, कक्षा के छात्रों के रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। अगर दोस्तों आपने ये कर दिया शुल्क वसूलना तो आपका यहाँ पे 0 अंक मिलेगा, छात्रों के रिकॉर्ड को तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा, ट्यूशन को तो 1 नंबर मिलेगा। आप करोगे कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, यानी कि अधिगम का मतलब है जो आप सिखाना चाहते हो, जो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते हो, क्या विद्यार्थी उसका 100% सीख रहे हैं, तो वो हो जाएगा अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षकों का मूल्यांकन किनके द्वारा होना चाहिए? यानी कि शिक्षकों की परीक्षा या मूल्यांकन किनके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों द्वारा, उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, उनके शिक्षार्थियों द्वारा। तो सही ऑप्शन है उनके शिक्षार्थियों द्वारा, कि विद्यार्थियों कितने विद्यार्थियों को इस शिक्षक ने पढ़ाया है, कितने विद्यार्थी अच्छा परीक्षा में उत्तीर्ण कर रहे हैं, अच्छे अंक ला रहे हैं, अच्छा ज्ञान पा रहे हैं, तो उनके द्वारा इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या गुण होने चाहिए? अगर एक अच्छा पाठ्यक्रम है तो उसके गुण क्या होने चाहिए? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, समाज केंद्रित, राष्ट्र केंद्रित। उसका अच्छा पाठ्यक्रम है उसके गुण होने चाहिए जो आपके बाल केंद्रित हो, जिसमें बच्चे के बचपन, उसकी जो शिक्षा है उसको देना, उसके पूरा बालक पर वो केंद्रित हो। अगर आप अध्यापक पर करोगे तो आपको यहाँ पे 0 नंबर मिलेगा, राष्ट्र पर करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, समाज पर करोगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। सही ऑप्शन हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है अपने स्वयं के घर को साफ रखना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनकी शिकायत करना, जो प्रदूषण फैला रहे हैं उनसे लड़ना, समुदाय में चेतना जागृत करना। अगर दोस्तों आप अपने घर को स्वस्थ रखते हो तो और नहीं रख पाएंगे, तो यहाँ पे पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा। उनकी शिकायत करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, उनसे लड़ोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर आप समुदाय में चेतना जागृत करोगे तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए चेतना जागृत करोगे, समाज को जागरूक करोगे, तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण है वो रोक सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, छात्र उस अध्यापक से संबंध रखना पसंद करते हैं जो समझाकर पढ़ाता है, धारा प्रवाह भाषण करता है, छात्रों को कहानी सुनाता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों जो अध्यापक है वो छात्रों को समझाकर, बिल्कुल खुलकर, किताब को खोलकर बिल्कुल उसकी एक एक अक्षर को समझाकर पढ़ाएगा तो विद्यार्थियों को वो शिक्षक अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक तथा अभिभावकों के मध्य संबंध होते हैं विद्यालय के हित में, छात्रों के हित में, अध्यापक के आर्थिक हित में, इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आप कहोगे कि अध्यापक के आर्थिक हित में, तो आपको यहाँ पे 0 ऑप्शन मिलेगा, 0 उत्तर मिलेगा,
सही ऑप्शन है छात्रों के हित में, यानी कि अध्यापक किसको पढ़ाता है? छात्र को। माता पिता किसको पढ़ाते हैं? भेजते हैं छात्र को। तो बीच का मध्य जो केंद्रित है वो कौन है? छात्र। तो छात्रों को हित में होना चाहिए। विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए, यानी कि जैसे आप 11th 12th 10th के बाद में जो अगली सब्जेक्ट लेते हैं उसको किस आधार पर चयन करना चाहिए कि मुझे ये लेना है? विषय की उपयोगिता के आधार पर, अभिभावकों की इच्छा अनुसार, शिक्षक के दिशा निर्देशानुसार, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार। क्या आपको विषय की उपयोगिता के आधार पर लेना चाहिए? क्या आपको अपने माता पिता की इच्छा के आधार पर लेना चाहिए? क्या आपको अध्यापकों के निर्देश के अनुसार लेना चाहिए? आपको लेना चाहिए उनकी क्षमता के अनुसार। आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है वो आपको लेना चाहिए। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आप एक शिक्षक बनना तय क्यों कर रहे हो? मैं ट्यूशन करके धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं नौकरी नहीं पा सकता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो हो जाएगा शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। अगर दोस्तों आप कहोगे कि ये है तो इसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, ये कहोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ये कहोगे तो आपको 2 अंक मिलेगा। तो सबसे सही ऑप्शन है शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का मुख्य कार्य है स्कूल में राजनीति करना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान को बढ़ाना। स्कूल में राजनीति करना ये गलत है। पाठ्यक्रम पूरा करवाना भी सही है, ज्ञान को बढ़ाना भी सही है, पर अच्छे नागरिक तैयार करना, अपने विद्यालय के छात्रों को उनको अच्छा ज्ञान देकर अच्छे नागरिक तैयार करना सही ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षक की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। शिक्षण की उत्तम प्रणाली क्या है? अध्यापक और छात्र दोनों आपस में प्रश्न पूछे ताकि दोनों के जो मन में कोई शंका है वो क्लियर हो सके। अगला प्रश्न है, एक छात्र शरारत करता है तो आप क्या करोगे? उसको दंड दोगे, उसको भगा दोगे, समझाओगे या घर वालों से शिकायत करोगे? अभी मैंने आपको बताया था कि आपको दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है, यहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आप तीनों में से कोई भी करते हैं तो आपको 1 नंबर तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन करोगे, समझाओगे, तो यहाँ पे आपको 3 अंक मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसको समझाओगे। माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों को आपको रटना नहीं है, समझना है, समझकर ही आप इनको आराम से उत्तर कर सकते हैं। वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, उनके पास अन्य व्यवसायों के लिए कम अवसर है, वे कम वेतन पर काम करने के लिए सहमत होती है, स्पेशल के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक और प्यार से काम करती है, इसलिए महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। एक शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान है वो क्या है? उसकी नौकरी, गलत। उसकी गरिमा मर्यादा, गलत। छात्रों का विश्वास, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था, छात्रों का विश्वास। अगर आप ये करते हैं शिक्षण के प्रति आस्था तो ये हो जाएगा उसका 2 नंबर। उसकी मर्यादा 1 नंबर। नौकरी, गलत, 0 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सही ऑप्शन है छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी दोस्तों शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जहाँ पे ये सभी ऑप्शन आ जाए
वहाँ पे लगभग आपको सोच समझ के आंसर देना है। ज़्यादातर यहाँ पे ये सभी ऑप्शन सही होता है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब समाज केंद्रित शिक्षा आपको दी जाए। अगला प्रश्न है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्या आपको नौकरी के लिए ये शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें नौकरी ही करनी है, मानसिक योग्यताओं का विकास करना है या साक्षर बनाना है? तो इसमें सही ऑप्शन है वो है बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा के उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, एक प्रधानाध्यापचार्य को होना चाहिए छात्रों के प्रति प्रेरणादायी, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, कुशल प्रबंधक या ये सभी। तो यहाँ पे है सही ऑप्शन ये सभी। एक प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए प्रेरणादायी भी होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला भी होना चाहिए और कुशल प्रबंधक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है आपके जो पूरे हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं, इन प्रश्नों को 100% रट लेना, क्योंकि इनमें से लगभग 15 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दूं, प्रश्नों को आपको रटना भी है लेकिन समझना है। अगर आपने समझ लिया प्रश्नों को तो यहाँ पे 150 में से 130 अंक आपके कोई भी काटने वाला नहीं है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली 3:45 पर हमारे चैनल पर जुड़े डेली क्लासेस आती